आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, यानी कि किस तरह अंग्रेज भारत में स्थापित हुए, उन्होंने अपना कब्जा भारत में जमा लिया। इसे हम अच्छे से जानेंगे। और ये सब कब हुआ? ये सब 18वीं शताब्दी में हुआ, जब वह एक व्यापारी कंपनी बनकर के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पे अपना शासन जमा लिया था। An atmosphere of chaos and anarchy prevailed in India during the 18th century। जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल का शासन खत्म हुआ था, उस समय पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी कि कौन कब्जा जमाएगा, कौन शासन करेगा भारत में। The Mughal Empire has disintegrated, giving rise to many small kingdoms which constantly fought against each other। और मुगल शासन जब टूट गया था, इसके कारण मुगल शासन में जो बहुत सारे राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद करवा लिया था और बहुत छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लग गए थे। This disunity proved to be of great advantage to the European trading companies, leading to the colonization of India। और यही लड़ाई जो है वह बाहर से आए दूसरे देशों के लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज साबित हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब यहाँ के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं तो हम आसानी से यहाँ के लोगों पे अपना कब्जा जमा सकते हैं। Thus, India experienced the evils of imperialism for many years। और इसी के बाद भारत उन लोगों के कब्जे में बहुत सालों तक रहा था। In the ancient and medieval times, there were many important trade routes between India and Europe, but in the 15th century, all these routes were blocked from east to west due to certain causes as a result of the victory of the Ottoman Empire over Asia Minor and Constantinople in AD 1453. All the routes were almost abandoned। In addition, the traders of Venice and Genoa did not want that European countries like Spain, Portugal, etc. should use these old routes. They had established their monopoly over the European and Asia trade। They did not want to share their profit with anyone, thus the old trade routes were blocked। प्राचीन हम पढ़ चुके हैं एंशिएंट और मेडाइवल टाइम्स को क्या बोलते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन समय। तो प्राचीन और मध्यकालीन समय में बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिससे व्यापार किया जा सकता था। वह रास्ते भारत और यूरोप महाद्वीप के बीच में हुआ करते थे, लेकिन 15वीं शताब्दी में सारे रास्ते जो भी पूरब से पश्चिम आते थे, वह सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। क्यों बंद कर दिए गए थे? क्योंकि ओटोमन शासन जो है वह एशिया के ऊपर और कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर ओटोमन एम्पायर की जीत हुई थी 1453 ईस्वी में। इसीलिए सारे रास्ते जो है वह एशिया के बंद कर दिए गए थे। साथ ही साथ जो व्यापार होता था वेनाइस और जिनोआ से, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि जो यूरोप के देश हैं जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल, वह इन सब रास्तों का इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि वह अपनी मोनोपोली यानी कि अपनी मनमर्जी स्थापित करना चाहते थे यूरोप और एशिया महाद्वीप के व्यापार पे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें जो भी मुनाफा हो रहा है वह किसी और के साथ वह बांटे। इसीलिए वह पुराने रास्तों को बंद कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन रास्तों को वह खुद इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वह लड़ाई में जीते हैं। ओटोमन एम्पायर, ओटोमन शासन लड़ाई में जीता है, तो जब वह लड़ाई में जीता है तो जो भी मुनाफा होगा वह खुद इस्तेमाल करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह किसी और को यह मौका दे कि वह व्यापार करे और मुनाफा ले। Now the European countries were forced to discover new trade routes। The reason for this were quite obvious। इसीलिए अब यूरोप महाद्वीप के देश जो है उन्हें नए व्यापार करने के रास्ते ढूंढने पड़े।
और इस व्यापार करने के रास्ते ढूंढने का कारण जो है वह एक ही कारण था। There was a great demand for Indian spices in Europe. As such, the trade in spices brought big profits. क्योंकि भारत के मसालों का यूरोप महाद्वीप में बहुत ज़्यादा मांग हो रही थी और इन मसालों से भारत के मसालों से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता था यूरोप के बाज़ारों में। In fact, Europeans during the winter season depended mainly on meat, which could only be preserved and its taste improved with the use of spices. यहाँ तक कि जो यूरोप महाद्वीप था वहाँ लोग ठंड में सिर्फ मीट पे ही निर्भर करते थे और उस मीट को हम कैसे संभाल कर रखते थे यूरोप के लोग, उस मीट को मसाले लगाकर संभाल कर रखते थे और मसाले कहाँ से आते थे, मसाले भारत से आते थे। इसीलिए यूरोप महाद्वीप के लोग भारत से व्यापार पे निर्भर करते थे। In addition to this, there was a great shortage of gold in Europe, so the Europeans were more attracted toward India. इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोने की भी कमी थी यूरोप में, इसीलिए यूरोप के लोग जो हैं वो भारत की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। ट्रेड वार्स यानी कि वैसी लड़ाइयाँ जो कि व्यापार के कारण हुई थी। इंडिया हैड कैरीड ऑन ट्रेड विथ यूरोप फॉर मेनी सेंचुरीज। भारत ने यूरोप के साथ व्यापार बहुत से सेंचुरी तक किया था। During the medieval period, the trade was During the medieval period, the trade was mainly in hands of Arab merchants. मध्यकालीन समय में जो व्यापार होता था वह ज़्यादातर अरब के व्यापारी करते थे। अलेक्जेंड्रिया, वेनाइस एंड जिनेवा were three important centers of trade, और तीन सबसे महत्वपूर्ण जगह जहाँ पे व्यापार होता था वह था अलेक्जेंड्रिया, वेनाइस और जिनेवा। There were three main trade routes. तीन सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड के रास्ते थे। The first route was by sea along the Persian Gulf. From there it was overland through Iraq and Turkey and then overland by sea to Venice and Genoa. पहला रास्ता था वो सबसे पहले समुद्र से होते हुए पर्शियन खाड़ी में जाता था, फिर वहां से इराक और टर्की के देश से होते हुए फिर समुद्र से होते हुए वेनाइस और जिनेवा तक पहुंचता था। The second route was via the Red Sea and then overland to Alexandria in Egypt and from there by sea to Venice and Genoa. दूसरा जो रास्ता था वह रेड सी से होते हुए जाता था, फिर वह इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में पहुंचता था और वहां से फिर समुद्र के रास्ते वेनाइस और जिनोवा तक जाता था। The third route was an overland route to Central Asia through the passes of northwest frontier. It further crossed Russia and reached the Baltic Sea. It was used less frequently than the others. तीसरा जो रास्ता था वह सेंट्रल एशिया से यानी कि मध्य एशिया से होते हुए जाता था। यह नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिम हिस्से को क्रॉस करता था। उसके बाद वह रसिया से गुजरते हुए बाल्टिक सी तक जाता था। यह रास्ता कम यूज किया जाता था ऊपर के दोनों रास्ते के मुकाबले। Arab merchant and sailors mainly control the Asian parts of the trade. अरब के जो व्यापारी थे और जो नाविक थे वह ज़्यादातर एशिया महाद्वीप का व्यापार ही करते थे। The Italians had the virtual monopoly of the Mediterranean and European part. जो इटली के लोग थे जिन्हें हम इटालियन के नाम से जानते हैं, वह मेडिटेरेनियन और यूरोपियन का व्यापार करते थे। The goods from Asia to Europe passed through many hands and many countries. जो सामान होता था वह एशिया से यूरोप जाता था और वह कई देशों से गुजरते हुए जाता था।
On the way, there were many obstacles such as natural calamities. और रास्ते में उन्हें काफी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। प्राकृतिक आपदा हम किसे बोलेंगे? जैसे कि तूफान, बाढ़, बिजली गिरना, यह सब कुछ प्राकृतिक आपदा कहलाएगी। Yet the trade continued to flourish because it was highly profitable. लेकिन फिर भी व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि वह बहुत फायदे का व्यापार था। But the situation changed toward the end of the 15th century. लेकिन 15वीं शताब्दी खत्म होते होते स्थिति बदल गई थी। With the capture of Constantinople by the Turks in 1453, the old trading routes were blocked for the European traders. जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल को तर्क के द्वारा कब्जा कर लिया गया था 1453 ईस्वी में, जो पुराना व्यापार का रास्ता था वो बंद कर दिया गया था यूरोप के व्यापारी के लिए। Other European powers share in the trade. The European traders could not remain silent spectators to all this. They began to search for a new and safer routes to India. और जब यूरोप के देशों को मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, तो वो चुपचाप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने तय किया सुरक्षित रास्ता ढूंढेंगे आने का। The Dutch cow was the first steamship to cross the Atlantic Ocean in 86. In 1833, a ship called Great Western crossed the Atlantic ship in 15 days. डच का पहला नाव क्यूरोकाव जो है वो पहला जहाज बना जो कि अटलांटिक ओशियन को पार किया 1826 में। 1833 में एक जहाज जिसे कि ग्रेट वेस्टर्न के नाम से जानते हैं, उसने अटलांटिक ओशियन को मात्र 15 दिन में पार किया। The Portuguese first arrived in India at Calicut in 1498. They quickly established seaports on the Malabar coast, and by virtue of their superior sea power managed to divert most of the European spice onto their own vessels. सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाल देश के पोर्टुगीज थे, जो कि भारत में कालीकत में आए थे 1498 में। उन्होंने सबसे पहले अपना सी पोर्ट यानी कि सबसे पहले अपना पोर्ट बंदरगाह स्थापित किया मलाबार के कोस्ट पे, क्योंकि उनका समुद्री शक्ति काफी ज्यादा थी, इसीलिए वह बहुत सारे मसाले भारत से ले जाने लगे यूरोप के देशों में। In 1510, Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Sultan of Bijapur and made it the capital of the Portuguese Eastern Empire. 1510 में अल्फांसो डी अल्बुक्यूरिक्यू, जो कि एक पोर्टुगीज था यानी पुर्तगाली था, उसने गोवा पे कब्जा कर लिया और गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया और उसे पुर्तगाल का ईस्टर्न एम्पायर यानी पूर्वी साम्राज्य का कैपिटल बना दिया। The Portuguese were very successful commercially for about a century. करीब एक शतक तक जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, उन्होंने अपना व्यापार यहाँ बहुत ही सफलतापूर्वक किया। कहाँ किया? भारत में किया। Then in 1580, Portugal was taken over by Spain. Spain was involved in long and easterly wars with the English and Dutch. A second important center for the Portuguese in India was Diu in Gujarat. उसके बाद पुर्तगाल को स्पेन के द्वारा ले लिया गया, यानी पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया गया स्पेन के द्वारा, और स्पेन जो है उसकी लड़ाई चल रही थी इंग्लिश और डच देशों के साथ। पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपना कब्जा कालीकट में अपना पोर्ट बनाया था और कब्जा गोवा पे किया था। उसके बाद
पुर्तगाल ने अपना कब्जा दीव पे किया, जो कि गुजरात में था। Christopher Columbus, after a long struggle lasting for 7 years, landed on a small island. He thought he had reached India. He called the islands the Indies, and the people who lived there red Indians. क्रिस्टोफ क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बहुत लंबे समय के बाद इंडिया एक छोटे से आइलैंड पे आए। उन्होंने सोचा कि यह इंडिया है और उन्होंने इस आइलैंड का नाम इंडीज रखा और वहां रह रहे लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस बुलाया। 1494 Columbus of Spain set out on his voyage of discovery from Spain in 1492 with only 3 ships। 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन के रहने वाले थे और वह अपनी यात्रा पे निकले स्पेन की खोज में। करीब 1492 में सिर्फ 3 जहाज़ों के साथ। ही होप्ड टू रीच इंडिया सेलिंग वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक बट डिस्कवर्ड अमेरिका विथ ए स्मॉल आइलैंड। उन्हें उम्मीद थी कि वह इंडिया पहुंचेंगे अटलांटिक ओशियन के पश्चिम दिशा में अपने नाव को चला करके, लेकिन वह अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड पे पहुंचे। आइलैंड किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। In 1498, Vasco da Gama of Portugal discovered a new sea route around Africa via the Cape of Good Hope and reached Calicut in India। 1498 में वास्को द गामा जो कि पुर्तगाल के थे, उन्होंने एक समुद्री रास्ता ढूंढा जो कि अफ्रीका से होते हुए गुजरता था। और अफ्रीका के पास एक रास्ता है जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। वहां से होते हुए भारत के कालीकट के पास रुकता था और यह रास्ता वास्को ड गामा ने ढूंढा था। इसीलिए वास्को ड गामा जब पहली बार इंडिया आए थे तो वह कालीकट में आए थे। द पोर्टुगीज वेयर एबल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द जामोरिन ऑफ कालीकट एंड लेटर विद द रूलर ऑफ कोचीन। जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज थे, उन्होंने दोस्ताना व्यवहार बनाया कालीकट के जैमोरिन के साथ और बाद में कोचीन के राजा के साथ। Portugal and Spain were leading commercial and naval power in the 15th and the first half of 16th century। पुर्तगाल और स्पेन जो है वह काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे और उनकी समुद्री शक्तियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। द पोर्टुगीज सेट अप दियर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट इन 1500। जो पुर्तगाली थे उन्होंने पहला अपना व्यापार का जो केंद्र था वह कालीकट में बनाया था करीब 1500 ईस्वी में। अल्बक्यूरिक जो थे वह वाइसरॉय थे पोर्टुगीज के भारत में। जब अल्मेदा की मृत्यु हो गई थी तो अल्मेदा जो कि पहले पोर्टुगीज के गवर्नर थे और अल्मेदा के मरने के बाद अल्बक्यूरिक जो है वो अगले वाइसरॉय बने। वाइसरॉय कौन होते हैं? जो कि उस देश के हेड होते हैं। तो पहले हेड कौन थे पुर्तगाल के? वो थे अल्मेडा। और उसके बाद कौन बने? अल्बक्यूरिक्यू बने। अल्बक्यूरिक्यू एस्टैब्लिश द पावर ऑन द मेनलैंड ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत पे अपना पावर स्थापित किया। ही मेड द पोर्टुगीज फ्लीट सुप्रीम ऑन इंडियन ओशियन। और उन्होंने इंडियन ओशियन पे पुर्तगाली को काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम बना दिया, यानी शक्तिशाली बना दिया। In 1510, he captured Goa from the Sultan of Bijapur and made it the capital of Portuguese Eastern Empire। जैसा कि हमने पढ़ा 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कब्जा कर लिया और उसे पुर्तगाल के पूर्वी साम्राज्य का कैपिटल बना दिया। He seized the seaport of Ormuz and threatened Aden। साथ ही साथ ओरमज के बंदरगाह को हथिया लिया और एडन को धमकाया। पोर्टुगीज प्लंडर्ड एंड रेडेड एंड बिकम स्ट्रॉन्ग राइवल्स टू अरब। पहले एशिया के साथ कौन व्यापार करते थे? अरब व्यापार करते थे। पोर्टुगीज अरब को लूटे और साथ ही साथ उनके
दुश्मन भी बन गए। कालीकट, कोचीन, गोवा, दीव, दमन, सालसेट, बसेन, बॉम्बे एंड हुगली बिकम पोर्टुगीज सेटलमेंट। पोर्टुगीज कहाँ कहाँ रहने लग गए? कालीकट में, कोचीन में, गोवा में, दीव में, दमन में, सालसेट में, बसीन में, बॉम्बे में, हुगली में। दे हैड ए मोनोपोली ऑफ द हाईली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड फॉर नियरली ए सेंचुरी। करीब एक शतक तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाई करने वाला व्यापार किया। They took advantage of the division among Indian princes and intervened in their conflicts to establish their own power. भारत में जो आपस में राज्यों में लड़ाई हो रही थी, इसका फायदा पुर्तगाली ने उठाया और उन्होंने इस लड़ाई को और बढ़ाया और अपना कब्जा यहाँ पे भी जमाया। They built forts and trading center on मलाबार कोस्ट। मलाबार के तट पे उन्होंने अपने किले बनाए, साथ ही साथ व्यापार का केंद्र भी बनाया। From those centers they attacked the Arab seamen and were in position to threaten the Mughal shipping। और उस जगह से वह अरब से आने वाले जो भी समुद्री नाव होते थे उन्हें उन पे हमला कर देते थे। साथ ही साथ मुगल के जो भी जहाज जाते थे बाहर उन्हें भी धमकाया करते थे। दिस हेल्प देम टू सिक्योर मेनी ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द मुगल, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे व्यापारिक मुनाफे होते थे मुगल से। द पोर्टुगीज कुड नॉट मेंटेन दियर पोजीशन फॉर लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा समय तक पोर्टुगीज इस बात का फ़ायदा उठा नहीं पाए। दियर बिहेवियर टुवार्ड इंडियंस वाज क्रूअल, क्योंकि उनका व्यवहार भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। दे ट्राई टू कन्वर्ट देम फोर्सिबली टू क्रिश्चियनिटी, वो भारतीयों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते थे। The fall of Vijayanagar, the rise of Maratha and the coming of English greatly weakened their hold. In the second half of the 16th century, England, Holland, and later France waged a war against the Spanish and Portuguese monopoly of the war trade. विजयनगर साम्राज्य गिर गया, मराठा का उदय हुआ और अंग्रेज आए। यह सब कारणों से पुर्तगाल जो है उनका पकड़ भारत में धीरे धीरे खत्म होने लगा। 16वीं शताब्दी के अंत होते होते इंग्लैंड, होलैंड और फ्रांस जैसे देश आपस में लड़ने लगे स्पेन और पुर्तगाल के साथ, जिसके कारण उनका ध्यान भारत से हट गया। The French trade in India. When the Europeans were engaged in establishing their business in India, the French also established their company in AD 1664. जब दूसरे यूरोप के देश यहाँ पे भारत में व्यापार करने में व्यस्त थे, तो फ्रेंच जो है वह भी अपनी कंपनी स्थापित करने में व्यस्त था 1664 में। दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम और पौंडीचेरी में। लेटर ऑन दे एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री एट चांदेर नगर, कासिम बाजार, बालासोर, माहे एंड कराईकल। और उसके बाद फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री धीरे धीरे चांदेर नगर, कासिम बाजार, बालासोर, माहे और कराईकल में स्थापित की। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर confrontation with the English become inevitable. In the end, the English were, however, successful. और इसके कारण क्या हुआ? इतनी जगह फैक्ट्री स्थापित करने के कारण उनकी इंग्लिश के साथ लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में इंग्लिश जीत गए और फ्रेंच हार गए और वह भारत से भाग गए। The Dutch and their trade in India. The Dutch merchants were also attracted to trade with the eastern countries. जो डच के व्यापारी थे वो भी भारत में व्यापार करना चाहते थे। The Dutch East India Company was formed in 1612. डच ने अपनी कंपनी 1612 ईस्वी में बनाई थी। They were more interested in the Indonesian island of Java and Sumatra and the Spice Island. They established trading depots at Surat, Brouch, Cambay and Ahmedabad in Gujarat. लेकिन आइलैंड है जावा और सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपना ट्रेडिंग डिपोट्स यानी कि व्यापार करने का केंद्र जो कि गुजरात में है,
कोचीन में बनाया जो कि केरल में है, नागपट्टनम में बनाया जो कि चेन्नई में है, मसूलीपट्टनम में बनाया जो कि आंध्र प्रदेश में है, चिंसूरा में बनाया जो कि बंगाल में है, पटना में बनाया जो कि बिहार में। इन 1658 द डच conquered सीलन फ्रॉम द पोर्टुगीज। उन्होंने 1658 में पोर्टुगीज से सीलन ले लिया, कब्जा कर लिया। Since the Dutch were interested in colonizing and establishing settlements in East Indies, came into conflict with the British in the East Indies as well as in India. डच की भी अंग्रेजों के साथ और भारत में लड़ाई होनी शुरू हो गई। In the Battle of Bedara in 1759 in Bengal, the Dutch were uprooted from India by the British. और जो बेदारा की लड़ाई हुई 1759 में बंगाल में, उससे डच पूरी तरह भारत से भाग गए अंग्रेजों के द्वारा। The British trade in India. During the second half of 16th century, the English merchants were also tempted to trade with India and the East Indies. 16वीं शताब्दी में अंग्रेज के जो व्यापारी थे वह भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। In 1588, the defeat of the Spanish Armada by the English led to the opening of sea passes to the east. On 31 December 1600, a company popularly known as English East India Company was established by a small group of English merchants. It was given the exclusive right to trade with the East. और जब स्पेनिश अरमदा जो है वह इंग्लिश के द्वारा हार गया, हमने पहले पढ़ा था किस तरह स्पेन और इंग्लिश की लड़ाई हो रही थी, तो इंग्लिश ने जब स्पेन को हरा दिया तो वह सी का रास्ता जो है पूर्व की तरफ वह खुल गया। इससे जो अंग्रेज थे उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसमें कि कुछ व्यापारी थे। उस कंपनी का नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे राइट मिला, उसे हक मिला कि वह पूरब में जाकर व्यापार कर सकता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी established its first factory at सूरत in 1601। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में लगाई 1601 ईस्वी में। द इंग्लिश हैड ए फाइट अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज। और हम जानते हैं किस तरह पुर्तगाली पहले से ही भारत में थे, तो उन्हें अंग्रेजों के साथ काफी कड़ा मुकाबला मिला। द कंपनी सेंट कैप्टन हॉकिंस एंड लेटर सर थॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू सिक्योर परमिशन टू एस्टैब्लिश ए ट्रेड सेंटर एट सूरत। अहमदाबाद, बरोच एंड आगरा। उस समय पे भारत में राजा जहांगीर हुआ करते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने हॉकिंस को और सर थॉमस रो को भेजा जहांगीर के दरबार में कि वह उनसे इजाजत मांगे कि एक व्यापार का केंद्र खोलने के लिए सूरत में, अहमदाबाद में, बरोच में और आगरा में। द परमिशन वाज ग्रांटेड इन 1615 और यह इजाजत उन्हें 1615 में मिल गई। In return, the English promised to protect the pilgrims and merchants from harassment by the Portuguese. सूरत became the chief English settlement in the West. और इसके बदले, इस इजाज़त के बदले अंग्रेजों ने यह प्रॉमिस किया कि हम आपके तीर्थ स्थानों को और आपके व्यापारी को पुर्तगाली से बचाएंगे। सूरत जो है वह अंग्रेजों का केंद्र बन गया था। ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास। By 1623, the English had established factories at सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा एंड मसूलीपट्टनम। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में स्थापित कर ली। द फॉल ऑफ विजयनगर हेल्प द इंग्लिश टू strengthen their पावर। और जब विजयनगर साम्राज्य गिर गया तो अंग्रेजों को काफी मदद मिली कि वह अपने पावर को, अपनी शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इन 1639 they acquired the site of मद्रास from a local chief। और 1639 में उन्होंने मद्रास को हथिया लिया वहां के राजा से। There they built their first fort at Madras and named it सेंट जॉर्ज। और वहां पे उन्होंने
पहला किला बनाया मद्रास में, जिसका नाम उन्होंने सेंट जॉर्ज रखा। दे acquired the island of Bombay, now Mumbai, from the possession of Portuguese in 1668। फिर उन्होंने बॉम्बे के आइलैंड को, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, उसे पुर्तगाली से ले लिया 1668 में। It was given to King Charles II of English as dowry when he married with the Portuguese princess। और यह कैसे दे दिया गया था? यह को दे दिया गया था जो कि इंग्लैंड के थे, दहेज में दे दिया गया था जब उन्होंने द किंग गेव इट ऑन रेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट ऑफ, और उन्होंने $10 के बदले में यह दे दिया था। Mumbai soon became the center of English trade on the west coast, सूरत as the main western port। धीरे धीरे मुंबई जो है वह अंग्रेजों के व्यापार का एक पश्चिमी तट पे, और उसने सूरत को रिप्लेस कर दिया, यानी सूरत के जगह पे मुंबई मेन केंद्र बन गया व्यापार का। द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। अपनी पहली फैक्ट्री उड़ीसा में 1633 में खोली। एंड लेटर ओपन फैक्ट्रीज एट पटना, बालासोर, ढाका, इन अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। उसके बाद अपनी दूसरी फैक्ट्रीज पटना में, बालासोर में, ढाका में और बंगाल और बिहार में भी खोली। The company was granted exemption from the payment of custom duties in Bengal in return for an annual payment of rupees 3000। 1691 में कंपनी जो है उसे कस्टम ड्यूटी, यानी कि एक तरह का कर जो लिया जाता था बंगाल में, उसे देने के लिए छूट दी गई कि आप उसे नहीं दे, उससे देने से छूट मिली है उन्हें, और उन्हें 3000 रुपये देंगे सालाना, और वह कस्टम ड्यूटी यानी कि कर अब नहीं देंगे। इन 1698 द कंपनी acquired the जमींदारी ऑफ 3 villages इन बंगाल सल्तनत, कालीकत एंड गोविंदपुर। 1698 में कंपनी ने जमींदारी ले ली 3 गांव की बंगाल सल्तनत, कालीकत में और गोविंदपुर में। द इंग्लिश बिल्ट फोर्ट विलियम अराउंड द फैक्ट्री। इंग्लिश जो है वह एक किला बनाए जिसका नाम रखे फोर्ट विलियम उस फैक्ट्री के पास। द विलेज अराउंड कालीकत ग्रू अप टू फॉर्म कलकत्ता। और जो कालीकत के पास गांव थे वह आज विकास करके कलकत्ता बन गए हैं, जिसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। इन 1770 द कंपनी सिक्योर्ड from the Mughal Emperor Farooq Siyar a फरमान confirming the privilege granted in 1691 and extending them to Gujarat and Deccan। 1717 में एक कंपनी ने मुगल एम्परर फारूक सियार से एक फरमान ले लिया जिस फरमान में यह बोला गया कि कंपनी को प्रिविलेज दिया गया, यानी कि उसे छूट दे दी गई, उसे काफी फायदा दे दिया गया, और कंपनी गुजरात और दक्कन में भी अब जा सकती है। The company was also permitted to rent additional territory around Calcutta, which was opposed by the governor of Bengal मुर्शिद कुली खान। कंपनी जो है वह कलकत्ता के आसपास की जमीन को अब रेंट पे दे सकती है और रेंट पे ले भी सकती है, जो कि पहले गवर्नर बंगाल के जो थे मुर्शिद कुली खान, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था पहले के चैप्टर में, उनके द्वारा मना किया गया था। लेकिन इस बार के फरमान में सारा कुछ उन्हें बोल दिया गया कंपनी को। द अदर राइट सिक्योर बाय द फरमान ग्रेटली स्ट्रेंथन द कंपनी। और इस तरह के फरमान में जो कुछ भी लिखा हुआ था वह कंपनी को और शक्तिशाली बना दिया। The British settlement in Madras, now Chennai, Bombay and Calcutta become the nucleus of flourishing city। और जो ब्रिटिश जो थे जहाँ रहते थे मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे में और कलकत्ता में, वो आज चल करके बहुत बड़े बड़े शहर बन चुके हैं। The privilege granted by the फरमान of 1771 war between the English and the Nawab of Bengal।
और जो इतने सारे फायदे दिए गए थे उस फरमान में 1717 के फारूक सियार के द्वारा, इसकी लड़ाई हो गई इंग्लिश की और बंगाल के नवाब जो थे, बंगाल के राजा थे, उनके बीच में। द कंपनी वाज ग्रांटेड द फ्रीडम to export and import their goods in Bengal without paying taxes and also the right to issue passes to of dastak for the movement of such goods। कंपनी को क्या मिल गया था फायदा? कंपनी को यह फायदा मिल गया था कि वो कोई भी सामान मंगवा सकता है बाहर से, या फिर कोई भी सामान बाहर भेज सकता है बंगाल में बिना कोई भी पैसा दिए हुए, बिना कोई भी कर दिए हुए। सामान मंगवाने का और भेजने का कर लगता था, पैसा लगता था, पर वो बिना दिए हुए कोई भी सामान मंगवा सकता है या फिर भेज सकता है। साथ ही साथ वो दस्तक भी इशू कर सकता है। दस्तक इशू करने का मतलब क्या हुआ? मतलब वो किसी और इंसान को भी बोल सकता है अपनी जगह, वो एक कागज दे सकता है किसी और को कि उस पे लिखा हुआ हो कि वह भी बिना पैसा दिए सामान ला सकता है और ले जा सकता है। Though the company servants were permitted to trade, they were not covered by फरमान and had to pay the same taxes as the Indian merchants। लेकिन कंपनी के जो दूसरे आदमी थे वह इस तरह से फरमान के अंदर नहीं आते थे, इसीलिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि भारतीय व्यापारी को देना पड़ता था, उसी तरह कंपनी के दूसरे आदमी को देना पड़ता था, क्योंकि जिन्हें फरमान मिला था सिर्फ उन्हें नहीं देना पड़ता था, बाकी सबको देना पड़ता था। But the company servant evaded the tax and this was objected by Nawab of Bengal। The companies accepted the authority of Nawab only as long as they were powerful। So a conflict ensued when Siraj-ud-Dौला became the Nawab of Bengal। लेकिन अंग्रेज क्या बदमाशी करते थे? वह जो दस्तक है वह अपने लोगों को दे देते थे ताकि किसी को भी पैसा ना लगे। जैसे कि आप क्लास में क्या करते हैं, मॉनिटर कोई होता है और वो पास सबको दे देते हैं, उसी तरह जो जिसको दस्तक मिला था वो सबको दस्तक बांट देता था ताकि किसी को भी पैसा ना देना पड़े, सिर्फ भारतीय व्यापारी को पैसा देना पड़े। इसके कारण क्या हुआ? सारे लोग पैसा देने से बच जाते थे और कंपनी जो है वो तब तक नवाब की, राजा की सुनता रहा जब तक वो कमजोर था और राजा शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला राजा बना तब लड़ाई शुरू हो गई कंपनी के बीच में और नवाब के बीच में। A struggle for territory, wars with Indian rulers, war against the Bengal ruler, the Battle of Plassey 1757। अब हम जानेंगे किस तरह बंगाल के राजा के खिलाफ लड़ाई हुई, जिसे हम पलासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1757 में हुआ था। Both the English and the French companies were trying to fortify their settlements in Bengal। दोनों इंग्लिश और फ्रेंच चाहते थे कि बंगाल में अपने किले बना ले। दे बिगेन अब्यूजिंग द ट्रेड प्रिविलेज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। साथ ही साथ उन्हें जो व्यापार में छूट मिलती थी उसका भी गलत फायदा उठाते थे जब सिराजुद्दौला बंगाल का राजा था। टू पुल डाउन द लीगल फोर्टिफिकेशन एट फोर्ट विलियम्स देन इंग्लिश रिफ्यूज्ड। और जब उन्हें बोला गया कि आपने जो भी गलत तरीके से किले बनाए उन्हें तोड़ दीजिए, तो इंग्लिश ने मना कर दिया। इट लेड टू द कैप्चर ऑफ कलकत्ता देन ए स्मॉल विलेज बाय द फोर्सेस ऑफ नवाब। इसके बाद कलकत्ता पे का गया। मीर जाफर एज प्लांट वाज डिक्लेयर द नवाब ऑफ बंगाल। और सिराजुद्दौला की जगह किसे राजा बना दिया गया? मीर जाफर को राजा बना दिया गया। The its official got more than 30 million rupees from the नवाब। और मीर जाफर को राजा बनाने के बदले कंपनी ने क्या बोला, यानी अंग्रेजों ने क्या बोला कि मीर जाफर को 30 मिलियन रुपीस देना पड़ेगा अंग्रेजों को। द कंपनी नाउ स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विग्रसली इन द अफेयर्स ऑफ बंगाल। मीर जाफर was reduced to a mere puppet and was not happy। कंपनी यहाँ तक कि जो बंगाल के काम थे उसमें भी दखल देने लग गई। मीर जाफर बस एक कठपुतली बनकर रह गया और वो खुश नहीं था इस तरह से। He objected to their
fair trade practices. The company did not like this. और उसने भी बोला कि आप गलत तरीके से व्यापार करते हैं और कंपनी को ये पसंद नहीं आया। किस तरह पहले सिराजुद्दौला ने बोला था तो कंपनी को पसंद नहीं आया था, फिर मीर जाफर ने बोला तो कंपनी को ये भी पसंद नहीं आया। In October 1760, Mir Jafar was deposed and his son-in-law Mir Qasim was proclaimed the Nawab. 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया राजा पद से और उसके दामाद मीर कासिम को राजा बना दिया गया। The Battle of Plassey led the foundation of British Empire in India. जो प्लासी का युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उससे अंग्रेज भारत में स्थापित होने लग गए थे। उनका यह स्थापित होने का पहला कदम था। paved the way for the British dominance over the whole India. साथ ही साथ अंग्रेजों का भारत के ऊपर डोमिनेंस हो गया। मीर कासिम एंड दी बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब दूसरी लड़ाई हुई मीर कासिम के विरुद्ध। मीर कासिम कौन था जिसे सबसे अंत में बंगाल का राजा बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसकी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई जिसका नाम बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध रखा गया था, जो कि 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 1764 was a significant battle fought between the forces under the command of British East India Company on the one side and the combined armies of Mir Qasim, the Nawab of Bengal, Sujau-Dowla, the Nawab of Awadh and Shah Alam II, the Mughal Emperor। और उस लड़ाई में कौन कौन लड़ रहा था? एक तरफ तो थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे मीर कासिम जो कि बंगाल के राजा थे, सुजाऊ दौला जो कि अवध के राजा थे और तीसरा शाह आलम टू जो कि मुगल के राजा थे। ये तीनों एक साथ थे और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। The battle fought at Buxar, a town currently in the Bihar state, India, located on the bank of the Ganges River by the forces of British East India Company। यह बैटल बिहार के बक्सर शहर में लड़ा गया था जो कि है और यह अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया था। The battle resulted into securing of Diwani rights to administer the collection and management of revenue areas which currently form parts of Indian states of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh as well as of Bangladesh। इस लड़ाई का नतीजा कि अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार क्या होते हैं? कर वसूलने का, यानी कि जो भी टैक्स लगता है, कर लगता है, वह वसूलने का हक उन्हें मिल गया। और कौन कौन से राज्यों से कर वसूलने का? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश से अब अंग्रेज कर वसूल सकते थे। The Battle of Buxar heralded the establishment of the rule of East India Company in the eastern part of Indian subcontinent। जो बक्सर की लड़ाई थी इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अपना राज्य स्थापित कर पाई भारत के पूर्वी हिस्से में। While the Battle of Plassey secured a foothold for the British East India Company in India, the Battle of Buxar made them the dominant force in India। जो पहली लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पलासी की, उसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा जमा पाई भारत पे, अपनी पकड़ बना पाई, तो वहीं बैटल ऑफ बक्सर के कारण वह पूरी तरह इंडिया पे अपना डोमिनेंट स्थापित कर पाई। The British conquest of India began with Bengal। जो ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्जा करना शुरू किया वो बंगाल राज्य से किया, क्योंकि दोनों लड़ाई जो हुई थी वो बंगाल में ही हुई थी। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। The Battle of Plassey and Buxar paved the way for the British mastery over India। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर जो है इसके कारण जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी पकड़ पूरी तरह भारत पे बना ली थी। The British drained Bengal of its wealth। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने पूरा पैसा बंगाल का जो है वह खुद के कब्जे में लेकर खर्च कर रहे थे। The dual government system of administration led to complete impoverishment of Bengal।
उस समय पे ड्यूल गवर्नमेंट होता था। ये ड्यूल गवर्नमेंट क्या होता था, ये हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ड्यूल गवर्नमेंट होती क्या थी और इसके कारण कैसे बंगाल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, गरीब हो गया था। A decisive battle, the Battle of Buxar proved a decisive battle in the history of the country. It completed the work of the Battle of Plassey. बैटल जो बक्सर का है यानी बक्सर का युद्ध, वह इतिहास में बहुत ही खतरनाक लड़ाई, बहुत ही खतरनाक युद्ध के जाना जाता है, क्योंकि उसने बैटल ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध का जो बचा हुआ काम था उसने बैटल ऑफ बक्सर ने वो भी पूरा कर दिया था और अंग्रेजों की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई थी। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल वाज लीगलाइज्ड। अब जो अंग्रेज है वह बंगाल के ऊपर कानूनी रूप से कब्जा कर लिए थे। एंड द रेवेन्यूज ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया वेयर गिवन टू द कंपनी। और जो सबसे अमीर राज्य था उस समय भारत का, उसके सारे जो भी रेवेन्यू, जो भी कर आते थे वहां पे उस राज्य में, वो सारे कहाँ जाते थे, वो अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों की कंपनी के पास जाते थे। द मुगल एम्पायर बिकम द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। और यहाँ तक कि जो मुगल के शासक थे वह भी अंग्रेजों के दिए हुए पेंशन पे ही जी रहे थे, यानी कि वो जो भी पैसे दे देते थे सालाना या फिर हर महीने, उसी पे वो जी रहे थे। द नवाब ऑफ अवध वाज हम्बल्ड एंड बंगाल केम कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश। जो नवाब थे अवध के, उन्हें भी अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा था और बंगाल तो पूरी तरह अंग्रेजों के अंदर आ ही गया था। After the death of Mir Jafar, the new Nawab Nizamud-Dowla was forced to disband an army and to administer Bengal through a deputy Nawab appointed by the British. The officials of the company made huge personal profit. The Nawab was only a puppet ruler. मीर जाफर जो कि लड़ाई में मर गया था, उसके बाद अंग्रेजों ने एक राजा बनाया निजामुद्दौला, लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि आपको अपनी सिपाही खत्म करनी पड़ेगी और अंग्रेज अपना एक राजा भेजेंगे, अपना आदमी भेजेंगे जिसे राजा बनाया जाएगा और वही चलाएगा पूरे बंगाल का शासन, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना होना। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच स्टार्टेड आउट एज ए ट्रेडिंग कंपनी इन 1600, by 1765 it had become the virtual ruler of Bengal, Bihar and Odisha in the north and Carnatic in the south. The Nawab of Awadh was not dependent on the company, whereas the Mughal Emperor Shah Alam as their pensioner, residing at Allahabad under their protection. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वह एक व्यापार करने की कंपनी बनकर 1600 में आए थे, लेकिन 1765 होते होते वह शासन करने लगे थे बंगाल पे, बिहार पे, उड़ीसा पे उत्तर दिशा में और कर्नाटक राज्य पे दक्षिण दिशा में। जो नवाब थे अवध के, वो अभी भी अपने राज्य को चला रहे थे, जबकि मुगल के जो राजा थे शाह आलम, वह कंपनी के अंदर पेंशन ले रहे थे और इलाहाबाद थे कंपनी के सुरक्षा में। The company was now one of the four strongest forces in India, the Maratha, the Nizam and the ruler of Mysore being the other three. अब कंपनी जो है वो चार शक्तिशाली फोर्स में शामिल हो चुका था, यानी चार शक्तिशाली शक्तियों में शामिल हो चुका था, जो थे मराठा, निजाम, मैसूर के राजा और अंग्रेज खुद। द इंग्लिश सब्जुगेटेड दिस पावर वन बाय वन एंड ब्राउट द होल ऑफ इंडिया अंडर दियर रूल। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सबको खत्म करने का सोचा और भारत को अपने कब्जे में लाने का सोचा। द पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द डिपार्चर ऑफ Robert Clive in 1767 was marked by shocking misgovernment, cruel greed of company officials, and general demoralization. In 1769 and 1770, an awful famine desolated the land and destroyed at least one-third of the population. This has been probably the worst famine in the history of Bengal. रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय के गवर्नर थे, उनके जाने के बाद 1767 में बहुत ज़्यादा खराब शासन हुआ अंग्रेज सरकार के द्वारा, उनका लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
और उनके सारे नैतिक सिद्धांत खत्म हो गए थे। 1769 और 1770 में एक बहुत ही खराब फेमाइन आया था, जिसके कारण करीब एक तिहाई आबादी जो है वह खत्म हो गई थी, और ये सबसे खराब फेमाइन था अभी तक का। 1772 बैरन 1772 में बैरन हेस्टिंग को बंगाल था। In 1774 he was made the first Governor General of the British possession in India, और 1774 में उन्हें पहला गवर्नर जनरल बनाया। जो भी चीजें भारत में अंग्रेजी कंपनी के अंदर थी, वो चीजें अब अंग्रेजी सरकार के अंदर हो गई थी। He was a wise statesman and capable administrator who laid the foundation of regular system of government. वो एक कुशल शासक, अच्छे सरकार की भारत में